अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा। अभी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के पाकिस्तान से वापस जाने पर पाकिस्तानी शायकीन परेशान थे और न्यूजीलैंड टीम के अपने कप्तान मायूसी का इजहार कर रहे थे कि अचानक इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी आज खबर आई कि अक्टूबर में खेले जाने वाले T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए आने से इनकार कर दिया है और इसकी वजह भी सिक्योरिटी के ख़तरात ही बताया गया है। न्यूजीलैंड की टीम जो गुज़श्ता 9 दिन से पाकिस्तान में थी, इनकी VVIP सिक्योरिटी, सैकड़ों कमांडोज और पुलिस एहलकार, होटल सील, प्रैक्टिस और ग्राउंड, हर जगह पर ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी मौजूद थी, फ़ौजी सिक्योरिटी मौजूद थी। फिर भी ये सब इंतज़ामात भी न्यूजीलैंड की टीम को रोक नहीं पाए। पाकिस्तान में जहां ये सब सिक्योरिटी मामलात जारी थे, वहीं कहीं पर पाकिस्तान मुखालिफ खिचड़ी भी पक रही थी। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़, हत्ता के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद फ़ोन कॉल पर न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को ये यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ सिक्योरिटी को बहाना बनाकर न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड की टीम उनको फ़ोन करना, वो भी काम नहीं आया। अब एक और नई बात सामने आई है कि एक 5 आइज़ नामी इंटेलिजेंस इत्तेहाद, जिसमें अमेरिका शामिल है, कनाडा, न्यूजीलैंड, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इनको बराह रास्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ख़तरे की खबर थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हज़ारों मील दूर से मिलने वाले दहशत गर्दी के थ्रेट को पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ आखिर शेयर क्यों नहीं किया गया। न्यूजीलैंड की टीम तो चली गई, लेकिन जाते जाते मुहज़्ज़ब दुनिया के चेहरे से तहजीब का झूठा नकाब उतार गई। यह तहजीब का वो झूठा नकाब था जो फैटफ की शराइत पूरी होने के बाद भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के मामले पर यूरोपीय ममालिक के चेहरे से उतरा और फिर भारत ने भी मान लिया कि उनकी लॉबी ने यह सब किया, ये भारत ने करवाया। ये तहजीब का वही नकाब था जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाने में मदद के बाद अमेरिका के मनफी रवैये के बाद उतरा। ये वही तहजीब का नकाब था जो कश्मीर क्रिकेट लीग के वक्त भारत के चेहरे से उतरा, जिसमें साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हर्षल गिब्स ने कहा कि मुझे भारतीय क्रिकेट बोर्ड लीग खेलने से रोक रहा है। फिर भारत के इस तासुब और दुश्मनी पर दुनिया के तहजीब याफ्ता ममालिक का जो रवैया है, ये बदकिस्मती है। क्रिकेट को लेकर एक और बदकिस्मती मुल्क के अंदर भी है। न्यूजीलैंड की टीम क्या गई, मरियम नवाज ने एक ट्वीट कर डाली जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत देने पर वज़ीर आज़म पर तनकीद की गई। लेकिन क्या करें, यह रिवायत वज़ीर आज़म ने खुद उस वक्त डाली थी जब वो अपोजिशन में थे। वो बयान में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को रेलू कट्टे कहकर पुकारा करते थे। नाज़रीन, सियासत मुल्कों की हो या मुल्क के अंदर की सियासी जमातों की, आखिरी वक्त पर न्यूजीलैंड टीम का पाकिस्तान से बग़ैर खेले चले जाना सिर्फ वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान का एक नुकसान है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, ये ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, न्यूजीलैंड की टीम चली गई वापस। अभी तो शायकीन उस वजह से परेशान मायूस थे, अभी तो हम वो वजह नहीं ढूंढ पाए कि इतनी सिक्योरिटी देने के बावजूद आखिर क्यों चली गई। आज अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई कि इंग्लैंड की टीम ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। आपकी मैं बात सुन रही थी, आप कह रहे थे जितनी सिक्योरिटी हम लोगों ने न्यूजीलैंड की टीम को दे दी थी उतनी तो उनकी फोर्सेज नहीं हो रही होंगी। सर, ये हो क्या रहा है? दाल में काला है। एक पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में इमेज बिल्डअप की तरफ जा रहा है और दर्जनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को विजिट किया है और ऐसे आलम में क्रिकेट डिप्लोमेसी को हमारा इमेज बिल्डअप करने की बजाय ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जब न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई थी तो इस समझने में तो कोई तकलीफ नहीं थी और मैंने तो कह दिया था कि अब लंदन की टीम नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियस की बात है कि ये सारी सिस्टर कंपनीज हैं और ये सारे लोग एक ही जैसे फैसले करते हैं और इनकी सोच में कुछ ज्यादा तजाद नहीं होता। तो मुझे तो पूरा ख्याल था कि ये लोग जो हैं लंदन वाले नहीं आएंगे, लेकिन हमारे फैंस को घबराने की जरूरत नहीं। एक दिन आएगा कि दुनिया में पाकिस्तान। शेख साहब, 2 दिन बड़ा मनाने की उनको कोशिश होती रही, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन किया न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात भी नहीं सुनी और बिल्कुल ये हमारे खुलूस की निशानदेही करता है। जी हाँ, लेकिन दुनिया इसको लेकिन इसको इंसल्ट भी समझा जा रहा है। ये सारे मामलात करना चाहते हैं
और हम चाहते हैं कि एक बेहतरी की फजा पैदा हो और हमारे अमन का मैसेज सारी दुनिया में जाए। और बाज़ लोग नहीं चाहते कि हमारे ऊपर जो ये इंतहा पसंदी के इल्जाम लगाने वाली फोर्सेस हैं, उनको जब क्रिकेट के मैच होते हैं तो उनको तकलीफ होती है और उनको उनका केस कमजोर होता है। लेकिन हमारे जो क्रिकेट फैन है वो इसको मुल्की मामलात के तौर पर देखें। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को कॉल की, क्या ऐसे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? मुझे नहीं पता, ये फॉरेन ऑफिस फैसला कर सकता है। मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर वही बात कर सकता हूँ जहाँ तक मेरी स्वाधीन है। मैं ये समझता हूँ कि ये फॉरेन ऑफिस का काम है कि वो आपको बताए कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर फोन करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन सर एक और बड़ा सवालिया निशान, ISI पाकिस्तान की सुपर डुपर इंटेलिजेंस एजेंसी, मुल्क की 5 एजेंसीज को पता चल जाता है और फिर पाकिस्तानी एजेंसीज से आप शेयर ही नहीं करते। सर ये क्या बात है? देखिए, किसी एजेंसी को नहीं पता। पाकिस्तान की ISI के मुकाबले में दुनिया में कोई एजेंसी नहीं है। बिल्कुल। कोई नेटिव की, कोई अमेरिका की, कोई दुनिया की कोई एजेंसी पाकिस्तान के ISI का मुकाबला नहीं कर सकती। उनके पास इत्तलात नहीं थी, वरना किसी को क्या पड़ा कि वो इतने बड़े मैच के तमाम करे और हेलीकॉप्टर से बिजनेस करे और सारी सपोर्ट करे। उन्होंने जाना का फैसला हुआ और आखिरी दिन हुआ। प्रैक्टिस करते हुए उनको कोई खतरा नहीं था। और ये सारी सूरत हाल जो है इस पर एक फॉरेन ऑफिस बेहतर तबसरा कर सकता है। मैं तो सिक्योरिटी वाइज आपको ये बता सकता हूँ कि सिक्योरिटी में कोई खिला नहीं था, कोई कमी नहीं थी, जबरदस्त सिक्योरिटी थी। और उन्होंने जाने का फैसला क्यों किया, ये उनकी तवादीद थी। उनको कहा कि हम ग्राउंड में बगैर तमाशाइयों के मैच खेल रहे हैं, उस पर भी वो इनकारी थे। तो पर जब जी का जाना ठहर ही गया था, तो जब उन्होंने जाना ही था तो फिर उनके लिए जाने के इंतजाम किए वजारत दाखिला। बिल्कुल सही। सर GSP प्लस की तलवार हम पर लटक रही है। FATF का जो मामला हुआ, जिसको भारत के मोदी ने तस्लीम किया कि उनकी लॉबी की वजह से पाकिस्तान को आज तक ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। सर ये जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान का रोल रहा है, क्या आपको लग रहा है दुनिया हमें उस तनाजुर में देखकर हमारे साथ ये रवैया रख रही है जो आज भी तालिबान की हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है? देखिए, हमने दुनिया को नहीं देखना, पाकिस्तान को देखना है। और पाकिस्तान दुनिया के साथ चल रहा है। पाकिस्तान ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो दुनिया के लिए परेशानी का बायस बने। पाकिस्तान को कहा गया कि वो अमेरिका के मज़ाकरात में मदद करे। उनकी दरख्वास्त पर, अमेरिका की दरख्वास्त पर हमने कहा इन राइटिंग हमें इमदाद की दरख्वास्त करें। जब उन्होंने इन राइटिंग दरख्वास्त की, फिर हमने दोहा के पीस पैक्ट में अपना एक रोल अदा किया। और हमने, दुनिया ने हम पे जो अमन के लिए, सलामती के लिए जिम्मेदारी लगाई वो हमने डाली। बाकी मायदा दोहा ने और अमेरिका, अफगान ने और तालिबान ने किया, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। और डेट्स उन्होंने दी, निकलने की तारीखें उन्होंने दी। उनकी जल्दी की वजूहात से जो मसले और मामलात बने, ये उनका और अफगान का मामला है। हमारा जहाँ तक मसला है, हम अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम वहाँ कोई इंसानी बहरान नहीं देखना चाहते। उनको खुराक की मदद करेंगे, कर रहे हैं और भी करेंगे। और जहाँ तक के उसके आप कह रहे हैं तस्लीम करने का मसला, ये इमरान खान का मसला, करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कब। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर इससे एक और चीज तो सामने आती है ना कि हमारी लॉबिंग कहीं ना कहीं कमजोर है, चाहे वो FATF का मामला हो, चाहे वो क्रिकेट का मामला हो। हमारी लॉबी कहीं कमजोर नहीं है। ऐसी क्रिकेट से कोई सामई जो उसके क्या कहते हैं शायकीन है या व्यूअर है, उनके दिल पर असर जरूर पड़ा। ये क़यामत नहीं गिर रही, और टीमें आएंगी, बहुत सारी टीमें आएंगी। लेकिन सर अल्लाह अल्लाह करके तो पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई थी श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद। अब फिर हम उसी फेज में वापस जा रहे हैं। इट्स नॉट इजी सर। लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश पे खबर तो नहीं बना सकता। मैंने आपको कहा इंशाल्लाह बहुत सारी टीमें आएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपका। मुश्ताक साहब, पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आकर वापस जाने का फैसला किया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान यकीन दिलाता रहा कि सिक्योरिटी के इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के इंतजामात हैं। इमरान खान साहब ने फ़ोन भी किया न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को, लेकिन बात नहीं बनी। आज खबर आ गई कि इंग्लैंड की टीम ने भी आने से इनकार कर दिया सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर।
क्या हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर है, हमारी लॉबिंग कमज़ोर है? सिक्योरिटी के मामला तो सबके सामने हैं, पाकिस्तान में अमन है, पाकिस्तान तो दूसरे ममालिक में अमन लाने की कोशिशें कर रहा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि देखें 4 हफ्ते बल्कि 8 हफ्ते तक आईसीसी की और न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी वाले लोग थे वो पाकिस्तान में उन्होंने विजिट किया, उन्होंने रैक किया, पूरा रैकी करने के बाद उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दिया कि जी एवरीथिंग इज फाइन विद द पाकिस्तान सिक्योरिटी। जो इन्होंने प्लान्स दिए उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब जब तक मैंने परसों भी मीडिया में कहा था कि ये न्यूज़ अब इंग्लैंड नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रीज़न पता है क्या? उसकी रीज़न ये है कि ये याद नहीं रखते कि अभी जो कोरोना का जो सबसे मुश्किल टाइम चल रहा था इंग्लैंड में, तो हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां पे गई थी और उन्होंने क्रिकेट को भी आबाद किया था और फाइनेंशियली दे वर वेरी डाउन। उनको फाइनेंशियली भी और उसके बाद क्रिकेट मॉरली भी हमने जाके उनके साथ खेली क्रिकेट। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखने वाली है, वो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि लोगों को मॉरल्स थोड़े बहुत रखने चाहिए। और पाकिस्तान जब भी मॉरली किसी भी कंट्री को सपोर्ट की जरूरत होती है तो हम अपनी क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। और कितनी जगह पे मैं तो इसलिए ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। वी हैव टू बी लिटिल बिट मोर टफर टू द पीपल नाउ, बिकॉज जब भी हमारी टीम जाती है, किसी भी इंग्लैंड में जाती है, ऑस्ट्रेलिया में जाती है, न्यूजीलैंड में जाती है, हमारी टीम वो ना पीपल जो ना क्राउड पुलिंग टीम है हमारी। तो आई थिंक उनको पाकिस्तान तो T20 आपको T20 का होता हुआ लग रहा है? अब न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया, तो जाहिर है बाकी जो ममालिक हैं वो भी सोचेंगे कि इंग्लैंड नहीं जा रहा है, न्यूजीलैंड ने वहां पर जाकर वापस आ गया, तो हम क्यों जाए? तो एक बहुत बड़ा एक कंसर्न तो हो गया है बाकी ममालिक की टीम्स के लिए। ऑफ कोर्स एक जवाब चाहिए होता है ना, एक एक्सक्यूज चाहिए होता है, जो कि मिल गया उनको। अब न्यूजीलैंड को ये चाहिए, जो मुझे खबरों में मिल रही है, न्यूज मिल रही है, वो ये कह रहे हैं कि जी कि हम रीशेड्यूल करते हैं सीरीज को। अब मेरा ख्याल में वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में किसी टीम का आना बहुत जरूरी है। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर पाकिस्तान रिस्पेक्ट। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी हो गया है। अब ये न्यूजीलैंड वालों को अगर वो चाहते हैं कि वो क्रिकेट वापस खेलना चाहते हैं हमारे साथ, तो आई थिंक विद द पीसीबी एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे शुड कम बैक एंड स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक मेरे साथ हैं। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात को लेकर हुकूमत फ्रंट फुट पर आ चुकी है। इस्लाहात पर पहले सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक था, अब इलेक्शन कमीशन भी अब दरमियान में आ चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 37 एतराज़ात आने के बाद हुकूमती तर्जुमानों और वुज़रा की तनकीद का जो रुख है ये अपोजिशन से हट कर इलेक्शन कमीशन की तरफ हो गया है। आज वफाकी वुज़रा आज़म सवाती और बाबर अवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का पास ना होता तो कभी इस चीफ इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर ना करते। हमें पता था आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। इलेक्शन एक्ट तो 2017 के अंदर हमने पास करके आपको दिया था। कितने साल गुजर गए कि आज कहते हैं कि वक्त नहीं है, एल्फी पकड़ गई, फिर क्या होगा? और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं, छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। इंशाल्लाह सिकंदर सुल्तान राजा साहब की हारता वो है जो हार मानता है। कानून और आईन जबरदस्त है कि तुम्हारी जात। अगला इलेक्शन आईन के मुताबिक इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनक्कद नहीं करवाना। एक अबूरी हुकूमत इंटरिम सेटअप आएगा, वजीर आजम उसका होगा, काबीना उसकी होगी, चारों सूबों में हुकूमतें सूबाई सतह पे भी उसकी होंगी। इसलिए ये सियासी बददियानती है अगर कोई ये कहे कि हुकूमत उस वक्त इलेक्शन चोरी करने की पोजीशन में होगी। बात सिर्फ वफाकी वुज़रा की नहीं है कि आज फवाद चौधरी, शिबली फराज, बाबर अवान और आज़म सवाती समेत कई हुकूमती नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात लगा रहे हैं।
बल्कि इस तनकीद का आगाज़ खुद वज़ीर आज़म ने किया था। 2 महीने पहले चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद कौम से खिताब करते हुए क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ज़रा देखिए। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। रिश्वत देने की कोई आईन इजाजत देता है जो 30 साल से हो रहा है। 15-16 लोग जो बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, अखलाकियात को नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। अपोजिशन जमातों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली के लिए लाई जा रही है, जबकि पीटीआई जवाबन कहती है कि आप जाली वोटर्स लिस्ट और पटवारियों के जरिए इलेक्शन जीतते आए हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन आज बाम दस्तों गरेबान नजर आ रहे हैं। इसका आइडिया 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सामने आया था और इस पर बातचीत भी की गई थी, मगर अब अपोजिशन जो है ये मैं ना मानूं की रिट लगाए हुए है। हुकूमत आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही कराने पर बज़िद है, क्योंकि वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ये कह चुके हैं कि चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही होंगे। जबकि गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में फ़िलिपाइन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि 2019 में फ़िलिपाइन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से ही नताइज सिर्फ चंद घंटों में सामने आ गए थे, मगर अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन अपने 37 एतराज़ात के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की राह में रुकावट बना खड़ा है। अब देखना यह है कि इंतखाबी इस्लाहात का जो ये ऊँट है ये किस करवट बैठेगा। बात करूँगी, मुझे ज्वाइन करें वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आज आज़म सवाती साहब ने जो बातें की, बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हुई जब उन्होंने ये बात की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी किस तरह हुई मुझे पता है, मैं ये राज कभी सामने नहीं लाऊंगा। तो अवाम ये जानना चाहती है कि आईनी इदारे के सरबराह को लगाते हुए उनको उनका नाम फाइनल करते हुए आखिर ऐसे क्या कॉम्प्रोमाइज़ थे जो आप लोगों को करने पड़े? मेरिट पर कॉम्प्रोमाइज़ किया आप लोगों ने क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाजिया। देखिए, इस सवाल का जवाब तो आपको आज़म सवाती साहब दे सकते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ होगी वो मैं तो आपको नहीं बता सकता, उनकी इन्फॉर्मेशन में होगी वो बिल्कुल, वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो एक सिक्का बंद आदमी है और वो जो बात कहते हैं बड़े वसूख से, और एक पढ़े लिखे ईमानदार और सिक्का बंद आदमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी नहीं पता जो चीजें उनको पता है, फाइनलाइज सुन लेना, फाइनलाइज प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, राज उनको पता है, कॉम्प्रोमाइजेस क्या हुए उनको पता है, जो लगा रहा है उसको नहीं पता। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है डॉक्टर साहब। जी अच्छा, चले मैं आगे चलता हूँ। उसका मैंने जो जवाब आपको देना था वो दे दिया। कुछ बातें होती हैं कि वो मेरा ख्याल है जिसने की वही एक्सप्लेन करे तो वही अच्छा होता है, और जब कोई अच्छा सा जवाब दे तो वो जवाब लेके आगे चलते हैं जो मेन मुद्दा उसके ऊपर आते हैं। पूरी हुकूमत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है सर। किस चीज की वजह से मैडम? इस तरह के बयानात की वजह से एक सवालिया निशान तो खड़ा हुआ ना प्राइम मिनिस्टर साहब पर कि भाई उन्होंने लगाया। मैंने मेरा ख्याल आपका और मेरा एक माजी है, फिर मेरी आपकी नोकझोंक हो जाती होती है। मैंने इसलिए आपको बसाद एहतराम कहा कि जो सवाल का एक पॉइंट ऑफ व्यू सवाती साहब ने उठाया, बहुत ही दस्तबदस्त आपसे गुजारिश की कि उसका जवाब वो दे सकते हैं। अब सहाफियाना तरीके से मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अच्छा। अब अगर आप बार बार मुझे हचकोले देंगी तो फिर मैं कुछ कहूंगा, फिर आप गुस्सा करेंगी। तो जो आपका सहाफियाना राइट था सवाल पूछने का, आपने पूछा, मेरा जो जिम्मेदारी थी मैंने जवाब दिया। अब आगे बात करने से मेरे ख्याल है जो असल मुद्दा है कि वोट कैसे होना चाहिए, इलेक्शन कैसे होना चाहिए, उस पर बात आनी चाहिए। मैं उस मौजू के ऊपर आज़म सवाती साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल वो दोबारा करेंगे, आपको उनका नंबर दे देता हूं, सुबह उन्हें अपने शो पे लें और उनसे ये सवाल करें, वो आपको इंशाल्लाह जरूर जवाब देंगे। जिस चीज के प्रीवी वो है उसका मैं जवाब आपको नहीं दे सकता। ठीक है, तो जो 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं, क्या ये इतने बड़े एतराज़ात हैं कि हुकूमत उनको दूर नहीं कर सकती, और बजाय इसके कि उन एतराज़ात पर बात करे सीधा ये कहना शुरू कर दिया आग लगा दें, ये हमें पता है कि किसके कहने पर चल रहा है, ये शरीफ बरादरान का है। दो बातें हैं।
शाजिया, अब अगर आप बात करने देंगी तो please. आवाम को पता चलेगा, जी, क्योंकि please. आपने, मेरा ख्याल जितना मेरा टाइम होगा उस आधे से ज्यादा आपने पहले अपना अदारिया दिखाया जी. है, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत के और इलेक्शन कमीशन दोनों के बारे में बहुत ही मुफस्सल तरीके से दे चुकी हैं. जी. हमारी स्टेटमेंट्स भी सुना चुकी हैं, इमरान खान साहब से लेके वुजरा तक, जी. इलेक्शन कमीशन की भी बात कर चुकी हैं. अब अगर आप मुझे जवाब देने देंगी तो आवाम को बेहतर पता चलेगा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू. अभी भी अगर आपकी कमेंट्री इसमें रहेगी तो फिर अब मुझे मैं चुप हूं, दे बोलने दें का मौका जवाब। नहीं मिलेगा और मैं कोई बात आपके शो पे नहीं कर सकूंगा. जी, तो इसका जवाब यह है कि देखिए, हुकूमत ने पूरा वक्त दिया इलेक्शन कमीशन को. 2017 में ये कवानीन बने थे जो पाबंद करते थे इलेक्शन कमीशन को आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके छोटे पैमाने पे पहले इलेक्शन करवाने हैं ताकि उनको फिर बड़े पैमाने पे किया जाए. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो एक बिल्कुल हमारे लिए बड़ा इज्जत का इदारा है, एक आईनी इदारा है, लेकिन जो उन्होंने गलत काम किया है उसके ऊपर तनकीद करना सबकी बनती है, जैसे किसी भी और इदारे पे बनती है, उन पे भी बनती है. तो वो उन्होंने गलत ये किया कि 2017 से लेके ऑनवर्ड, अभी 2018 से ऑनवर्ड 50 के करीब ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं. क्या किसी एक में उन्होंने कोशिश की किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट लाने की टेक्नोलॉजी की? नहीं. उसके बजाय उन्होंने जो किया उसमें एक बहुत ही बड़ी उनकी मैं ये कहूंगा बसद एहतराम के अंदर रहते हुए कि उनकी बहुत ही ज्यादा टिल्ट नजर आया हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके मुखालिफ. हमने तो इस पे मैनिफेस्टो हमारा है कि हमने रिफॉर्म्स करनी है, हम तो वोट इस पे लेके आए हुए हैं, तो हमारी तो पॉलिसी हम आज नहीं कह रहे, हम तो हुकूमत में आने से पहले से कह रहे हैं कि वोटिंग का निजाम चेंज होना चाहिए. हमने तो पिछली पूरी जो टेन्योर था नून लीग का, उसमें हमने, आपको याद होगा, धरना दिया, एहतजाज किया, हमने तो 4 हल्के खिलवाने पे बात की. आपको पता है हमारा तो माजी है, ये हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा आईनी इदारा जिसकी जिम्मेदारी जो कवानीन है उसके अंदर रहते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने उन कवानीन को ना माना, ना सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसको माना, बल्कि जब उन्होंने 37 निकात दिए तो उसमें बड़ी आसानी से जो ऐसे मुद्दे थे जिनसे पता चल सकता था कि वोटिंग मशीन कितनी जरूरी, उनको बड़े आराम से उसमें से माइनस कर दिया. तो इसमें थोड़ी सी ये एक बदयांती नजर आती है. मसलन फिलीपीन के जो इलेक्शन हुए उसके अंदर जो लोगों का ट्रस्ट था, वो जो 2007 में पेपर वोट हुआ जैसे हमारा होता है, तो 35% लोग उसको ट्रस्ट करते थे. 2010 में जब उनके यहाँ ईवीएम आई तो 75% लोगों ने कहा इलेक्शन दुरुस्त हुए. 2019 में उन लोगों ने कहा, तकरीबन 89%, 90% लोगों ने कहा कि आप देखिए ईवीएम के आने के बाद उनके यहाँ चीजें बेहतर होती गई. इसी तरीके से जो इलेक्शन की पिटीशंस हुई, वो जब पेपर का इलेक्शन फिलीपीन में होता था तो 1000 से ज्यादा पिटीशंस थी. जब पहली दफा ईवीएम लेके आए तो 49 पिटीशंस थी. जब दूसरी दफा 2019 में ईवीएम लेके आए तो सिर्फ 11 पिटीशंस थी. 1000 से 11. जो आखिरी बात बताने लगा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है. 2007 में जब पेपर का इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान में भी कभी उस तरीके का खूनरेज इलेक्शन नहीं हुआ जो फिलीपीन में हुआ था. 2007 में 100 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर कत्ल हुए. मैं क्या कह रहा हूं शाजिया? फिलीपीन में 100 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2007 में कत्ल हुए. ठीक है, इसे अब लोग जस्टिफाई कर सकते हैं. 2010 में जब ईवीएम आ गई, जब 2010 में ईवीएम आ गई तो 0 कत्ल हुए. 2019 में ईवीएम आई तो 0 कत्ल हुए. मीन लोगों की लड़ाई कम हुई, इलेक्शन पिटीशंस कम हुए, लोगों की जो कंफर्ट थी, जो लोगों का एतमाद था इलेक्शन पे वो बढ़ा. तो और ये जो डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया गया, ये जो डाटा इलेक्शन कमीशन को दिया गया, ये उन्होंने चुप करके माइनस कर दिया बड़ी कन्वीनियंस के साथ, आवाम के सामने नहीं लाए. सामने लेके आए आयरलैंड, हिस्सा ही नहीं बनाया. इटली, इलेक्शन कमीशन का काम ये था. तहफुजात, वो कहते हैं कि इन ममालिक ने तो छोड़ा है, वहां क्या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और चीजें शाजिया इसमें देखिए शाजिया एक सेकंड रुकिए. अगर आपने इन तमाम चीजों पे बात करी, पूरा घंटे का प्रोग्राम करिए, मैं कल आपके साथ बैठता हूं. फिनलैंड में इंटरनेट इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे मुल्कों ने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो उन्होंने बाद में चेंज की. हमने उन तमाम से सबक सीख के जो एक इस टाइम सबसे मुस्तनद टेक्नोलॉजी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं. आप ये तो देखिए ना, फिनलैंड की मशीन क्या थी और ये क्या थी. आपको पता है इंटरनेट के साथ जो चीजें लिंक होती हैं वो हैक हो जाती हैं. इस तरह तो बहुत सारी चीजें पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज को फाइन होते हैं. अभी वॉक्सवैगन को अमेरिका के अंदर फाइन हुआ था. ये सामने रखे
क्या ये मुश्किल था इन एतराजात को दूर करके उनको राजी करना? मुश्किल थे इन एतराजात? नहीं, उसमें बहुत सारे बदयांती के ऊपर मबनी चीजें हैं ना। मैंने आपके सामने खिदमत में अर्ज किया कि जो पूरा के पूरा कंडक्ट था उसमें सारे का सारा, कि जो ईवीएम के उसके अंदर जो मुस्बत बातें थी वो शामिल नहीं की गई। तमाम मनफी बातें जिनका कोई लेना देना नहीं है, टर्न आउट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बहुत सारी बातें जिनका ईवीएम के साथ कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, उनको शामिल किया गया सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत। तो जब यह हुकूमत को कंफर्म हो गया, हुकूमत ने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। आपको याद होगा कि जिस तरीके से रातों रात हुकूमत मुखालिफ जो आपको क्या लगता है शरीफ बरादरान के साथ करीबी ताल्लुकात होने की वजह से ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये लग रहा है आपको? ये तो आपको पता होगा, मैं जाती तौर पर इस चीज को नहीं जानता। आजम सवाती साहब ने कहा तो उनको बिल्कुल इस बात का पता होगा। जी, ये तो आपके वुज़रा बात करते हैं ना, सब लोग बात करते हैं ना हुकूमत में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से। नहीं होगा, आजम सवाती साहब ने कहा तो जरूर होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं जाती कैपेसिटी में नहीं जानता कि इनके कितने रिलेशनशिप में, लेकिन उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे कहा है, बिल्कुल उन्होंने फॉर्मल तरीके से कहा है, कोई लुक छुप के नहीं कहा, तो बिल्कुल होगा इनके रिलेशनशिप। कब होना ऐसा चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सब बातें आजम सवाती साहब को बतानी चाहिए, करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये जो एक कंफ्यूजन है, ज़ाहिर है कानी इदारे के सरबराह पर ये सारे इल्जामात लग रहे हैं, ये सब चीजें खुलकर सामने आनी चाहिए। कंफ्यूजन क्या, उन्होंने तो क्लियर और किस तरह से बताएं? नहीं, और किस तरह से बताएं? वो कह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते कि किस वजह से आपको लगाया, पता नहीं क्या रुकावट है कि वो बता नहीं सकते, और फिर पता नहीं क्या रुकावट थी जिसकी वजह से लगाया। लगे, लेकिन ये तो वो बता रहे हैं ना उनका रिलेशनशिप किसके साथ है। वो तो एक जुमला है ना जिसको आप पकड़ रही हैं बार बार, के किस वजह से वो मेरा ख्याल शायद आजम सवाती साहब बता सके तो ना आपसे वजन उठाया जाना है ना आपके चैनल से उठाया जाना है, तो वो ना उस तरफ को जाए ना, बार बार उसको छोड़ दे। तो ये फिर साफ कह दें कि बात पीछे कुछ और है, फिर हम बहस ही बेकार में बहस कर रहे हैं, शो में नहीं आ रहा। नहीं, फिर बात ही हम फिर तो ये सारी बहस ही बेकार की हो गई ना। करें उस पर बात करें जो इलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कैसे करना है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, अब तो ईवीएम के मसले को लेकर बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि वुज़रा कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों पर जो बाकी अफसरान हैं ये जायज़ा लें, ये अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं। तो लग ऐसे रहा है कि शरीफ बरादरान से ताल्लुकात की बुनियाद पर हुकूमत समझ रही है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे खुद हुकूमत ने अपोजिशन से मुशावरत के बाद लगाया, अब वो न्यूट्रल नहीं रहे। देखा जी, असूली तौर पर तो ये बात सबके सामने मालूम है कि शेख रशीद अहमद और शेरी मजारी की सिफारिशात पर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की नामजदगी हुई थी हुकूमत की तरफ से। तो ज़ाहिर है बड़ी अहम शख्सियत रही है अपने को खैबर पख्तूनख्वा जब आज़ाद कश्मीर में भी चीफ सेक्रेटरी रहे और गिलगित बल्तिस्तान के भी चीफ सेक्रेटरी रहे, बाकी बाद वजारतों के भी फेडरल सेक्रेटरी रहे। लेकिन बहरहाल उनका नाम एक अच्छी शौहरत के हामिल हैं और उनका नाम हुकूमत पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने बतौर लीडर ऑफ द हाउस उनका नाम रिकमेंड किया, नामजद किया, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने उसको तौसीक कर दी। अब मामला ये चल रहा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, तो चंद महीने पहले, तकरीबन 1 साल पहले, तो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने इनकी बहुत तारीफ की और इनके जो थे साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन बहरहाल हुकूमतों के मामला प्रायोरिटी बदलती रहती है। अब सबसे बड़ा अहम मसला ये हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो एतराज़ात लगाए हैं, उस पर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT मिनिस्ट्री के जरिए उसके तमाम जो खदशात हैं या 37 जो एतराज़ात हैं, क्या ये बिल्कुल ही इसकी वजह से ईवीएम का प्रोसेस आगे बढ़ नहीं सकता,
ये एतराज़ात दूर नहीं हो सकते? हुकूमत तो आपको भी पता है यही वो हुकूमत है जिसने धांधली को लेकर 126 दिन का धरना दिया था। तो इस हुकूमत के लिए इसका मतलब शफाफियत इतनी कंसर्न रखती है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि सर वो ईवीएम लेकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है जो 37 नकात हैं जिसकी लिस्ट मेरे पास भी है, ये दूर किए बगैर या ये मशीन लॉन्च करते हुए इन्होंने जायजा ही नहीं लिया होगा इनके माहिरीन ने? इलेक्शन कमीशन की ओनरशिप के बगैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है वो काबिल अमल नहीं होगा। वो कहते हैं पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, इलेक्शन कमीशन का काम है इम्प्लीमेंट कराएं आप बस। वो ये तो ज़बानी बातें है ना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है और वो जिस वक्त अगर वो एक्ट बना भी लिया ज्वाइंट सेशन की मदद से तावन से बना सकते हैं, उनके पास मेजॉरिटी है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो अपना इसका रोड मैप तैयार करेगा और रोड मैप करके ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपने इसी इलेक्शन में इसको इस्तेमाल में लें। वो चंद शहरों में इस पर अमल दरामद करवा देगा, चंद शहरों में इसका तजर्बा की तौर पर इस्तेमाल करेगा और कहिए हमने तो कोशिश की है और बाकी हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके आगे चलेंगे। तो बहरहाल हर इदारे के पास रोड मैप होता है उसके मुताबिक, लेकिन हमें ही नज़र आ रहा है कि 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है वो नाकाबिल अमल भी है। 2028 में काबिल अमल हो सकता है? ये तो वो वाकई कह रहे हैं ना कि 2028 तक लेके जाना चाहती है ऑपोजिशन इसको और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के पास भी बड़े इख्तियारात हैं, अभी दोनों इख्तियार संभाल के रखे हुए उन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे बड़ा अहम बात यह है कि चंद रोज में डस्का का जो है वो रिपोर्ट जो है वो मंजर-ए-आम पर आ रही है और उसके भी अच्छे असरात सामने नहीं आएंगे और बहुत सी शख्सियात जो है पंजाब हुकूमत की वो बेनकाम हो जाएगी। तो लोग ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस रिपोर्ट का ऐसे इस टाइम पर मंजर आम पर आना जब हुकूमत पड़ी हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे और इस वक्त में रिपोर्ट आ रही है डस्का के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, ये क्या कोई टाइमिंग अहम है, सोच समझ कर टाइमिंग चूज की गई है सर? बहुत फाइटिंग इसलिए होगा कि उसमें तो तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने अपने ज़ारो कतार होते हुए सब हक़ाइक़ बयान कर दिए हैं, उनके दस्तखत मौजूद हैं, उनके बयानात मौजूद हैं, उस पर हुकूमत क्या एतराज़ करेगी? उस पर चीफ सेक्रेटरी जो है पंजाब के उनकी स्टेटमेंट है, आईजी पंजाब की स्टेटमेंट है, वो सारी स्टेटमेंट इकट्ठी होने के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर 2-4 दिन में ले आएगा। जब बाकी रह गया फॉरेन फंडिंग केस, वो भी चंद रोज आएगी, कम अज कम लग रहा है कि 3-4 हफ्तों में वो भी सामने आ जाएगी। तो ये हुकूमत काफी अंडर प्रेशर है इलेक्शन कमीशन के फैसला को रोशनी में। फैसला वार्डा का केस भी जो है वो भी चंद, आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे पड़ गई है? सिर्फ यही नहीं कि उनके अफसरान को भी कह रहे हैं कि इनके भाई फैसलों पर आप जो है ना वो नजरसानी करें, देखें कि इन्होंने क्या फैसले किए, उस पर स्टैंड लें। इन अदर वर्ड्स वो एक तरह से कहते हैं ना इनडायरेक्टली बगावत के लिए उकसाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों हुकूमत इनके पीछे पड़ गई है? मैं चंद अहम फैसले आने वाले हैं जिसकी बना के हुकूमत जो है इनको डाल रही है प्रेशर। बाकी मिनिस्टरों को ये कहना कि आप इनकी मिनिस्टरों की क्रेडिबिलिटी कौन सी इतनी ज़्यादा अवाम में इसकी पजराई हासिल है कि जिनके कहने पर हमारे मेंबर जो है वो बगावत कर देंगे या अलहदा हो जाएंगे। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी डाउटफुल है। कौन उनकी बातें सुनता है? इनकी बात तो वो तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बातें करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बड़े मजबूत मेयार के हैं दोनों मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आज़म सवाती और फवाद चौधरी के खिलाफ क्या ज्यादा से ज्यादा एक्शन ले सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नाअहल भी करार दे सकते हैं उनको? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो इख्तियारात बेपना। आर्टिकल 204 ने जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उसका आर्टिकल 204 है जिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा होती है। सजा उसको नाअहल भी करार दे सकते हैं, 3 साल की सजा भी दे सकते हैं, 6 महीने की सजा भी दे सकते हैं, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी सजा दे सकते हैं, 30 सेकंड की, 50 सेकंड की, जिसके बाद उनकी मेंबरशिप भी खत्म, वजारत भी खत्म। लेकिन ये अगर हुकूमत के पास चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई शदीद किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो फिर आर्टिकल 209 के तहत जो है वो अपनी कार्रवाई करे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अथॉरिटी है, जुडिशल कमीशन भेज सकते हैं। तो ये जो है लफाजी जो है वो ये ना करें, इससे इदारे मजबूत। इलेक्शन कमीशन इनके लफाजी हमलों से मजबूत हो गया है। अवाम में ये गैर जानबदारी की मुसलमा तौर पर तस्लीम कर ले गया अवाम ने कि ये इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार है, जिसकी बना पर हुकूमत उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई है। तो इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को मजबूत कर दिया, इनके एतराज़ात करके, इन पर यलगार करके, लफाजी हमले करके। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम में तालिबान हुकूमत के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए अफ़गानिस्तान की सीट को खाली रखा गया है, जबकि अशरफ गनी की साबिक हुकूमत के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने भारत की हिमायत से इस सीट पर कब्ज़ा करने की कोशिश भी की थी। इसे अफ़गानिस्तान हुकूमत की पहली सिफारती जीत कहा जा रहा है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ख़वातीन की आज़ादी को लेकर कन्फ्यूजन में है। एक तरफ ख़वातीन के काम की बात की जाती है, ख़वातीन के हुकूक की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सिटी डिस्ट्रिक्ट हुकूमत ने ख़वातीन को काम पर आने से मना कर दिया है। पाकिस्तान समेत तालिबान हुकूमत के हिमायती अमन के इस्तेहकाम के लिए अफ़गानिस्तान की माली इमदाद के लिए अपीलें कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ मुआशी मजबूती ही अफ़गानिस्तान में निज़ाम हुकूमत को चला सकती है, लेकिन बरतानिया, यूरोप, हत्ता कि अमरीका ने भी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए जो शर्त लगाई है, इसमें सबसे अव्वलीन शर्त है ख़वातीन के हुकूक और ख़वातीन की आज़ादी। लेकिन यहाँ तालिबान हुकूमत को शायद इस संगीनी की कोई परवाह नहीं है। काबुल के उबूरी मेयर हमदुल्ला नामूनी ने सिटी गवर्नमेंट के ख़वातीन अमले को घरों में रहने को कहा है। सिर्फ वही ख़वातीन काम करने आ सकती हैं जो काम मर्द नहीं कर सकते। हालांकि तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल के फ़ौरन बाद आम मौफ़ी के साथ ये भी ऐलान किया गया था कि ख़वातीन मामूल के मुताबिक काम करती रहेंगी। कैसे और क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई थी तालिबान की तरफ से, अफ़गान तालिबान की तरफ से। अगर जो तालिबान के दिफा में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा था कि ख़वातीन के हुकूक दुनिया का कोई दूसरा मुल्क इसको इंश्योर नहीं करवा सकता। क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ज़रा सुनिए। ये आजकल ये जो अफगानिस्तान के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यूरोप, सारी दुनिया मगरब में कि जी वो अफगानिस्तान की औरतों की बड़ी बुरी, उनको फिक्र पड़ी अफगानिस्तान की औरतों की। वो जी पता नहीं तालिबान क्या कर देंगे औरतों। कभी दुनिया की तारीख में कभी किसी ने बाहर से आके किसी मुल्क की औरतों को हुकूक दिलवाए आज तक? पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के लिए माली मदद और मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब दुनिया, खुसूसन यूरोपीय ममालिक अफ़गानिस्तान की हैसियत को कबूल करके उन्हें तिजारती पैकेज दें। लेकिन उन सब का सबसे बड़ा एतराज़ ही ख़वातीन की आज़ादी पर है, जिस पर शायद तालिबान हुकूमत भी समझौता करने को तैयार नहीं है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब आपका। सुहेल शाहीन साहब, जब से अफ़गान तालिबान ने कंट्रोल संभाला है, दुनिया का जो सबसे पहला कंसर्न था वो था ख़वातीन की आज़ादी और ख़वातीन के हुकूक। लेकिन आए रोज़ जब हम ये देखते हैं कि ख़वातीन को काम करने से रोका जा रहा है, उस पर ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं, ख़वातीन को कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें, तो दुनिया का जो एक मौक़िफ़ था, दुनिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू था आप लोगों की सोच को लेकर, वो तो सच साबित हो रहा है कि आप लोग ख़वातीन की आज़ादी के हक़ में नहीं हैं। नहीं, ये तो जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ वन साइडेड स्टोरी है। ख़वातीन के हुकूक के लिए हम कमिटेड है। हमने जो पहले कहा है अभी कह रहे हैं कि वो हिजाब को रियायत करे। ये एक इस्लामी उसूल है। ये हमारे अफ़गान माशरे में भी एज अ मुस्लिम सोसाइटी लागू होते हैं, आपके सोसाइटी में भी, और सारी जगह मुसलमान है आप पर भी वो इस्लामी उसूल है, वही कहते हैं। लेकिन उसकी जो एक्सेस टू एजुकेशन टू वर्क हमने कभी उसको डिनाई नहीं किया है, अभी भी जा रहे हैं। अभी ये हाई स्कूल्स बॉयज जो है उसका नाम, लेकिन कल ही मैं एक एहतजाज देख रही थी कि ख़वातीन उमूर की मुअत्तल वजारत की इमारत के सामने ख़वातीन ने एहतजाज किया। उनको कहा गया कि आप घरों से काम करें, सिर्फ वो काम ख़वातीन आकर करें जो मर्द नहीं कर सकते। तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जो मर्द नहीं कर सकते, वो सिर्फ औरतें करेंगी? मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो दूसरा जो हाई स्कूल जो है बॉयज़ का उन्होंने अनाउंस किया है, वो ऐसा गर्ल्स के लिए भी वो आ रही है, ऐसा अनाउंसमेंट आ रही है। ऑलरेडी जो ख़वातीन है हेल्थ मिनिस्ट्री में, उन्होंने उसके लिए अनाउंस किया कि वो अपनी वज़ाइफ को जॉब्स को ज्वाइन करे। ऐसा हायर एजुकेशन ने भी ऐसा कहा है, अनाउंस किया है। दूसरी एयरपोर्ट में जो ख़वातीन थे उन्होंने भी वो अपनी जॉब्स को ज्वाइन किया है। अब ये एहतजाज करने वाली ख़वातीन कौन है जो सड़कों पर नजर आती हैं? क्या ये आप लोगों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है, कोई साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल जी, जो उधर वो उसके फॉरेन कंट्री से हो रही है, वो एक साजिश है, लेकिन हमने डिनाई नहीं किया है। लेकिन सही है, तदरीजी है।
इनिशियल डेज है, लेकिन जो उसके हुकूक है इंशाल्लाह उसके मुताबिक। क्या काबुल के मेयर ने क्या वाकई मना किया है कि खवातीन काम पर ना आए? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है कि खवातीन को मना किया है, लेकिन हमने ये कहा है कि उसके लिए बाकायदा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, वो भी आ जाएंगे, जो भी उसका काम है वो बिल्कुल सब डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, लेकिन एक इन्वायरमेंट उसके लिए क्रिएट करेंगे। जाहिर है एक निज़ाम तब्दील हो चुका है, अभी दूसरा निज़ाम है, हर निज़ाम अपने मुताबिक जो भी ख़वातीन हो या दूसरे हो उसके हुकूक रिकायत करेंगे, लेकिन उसके अपनी एक तरतीब होती है, सिर्फ बात वो तरतीब के है। लेकिन उन्होंने एक शोर मचाया है, उसका मतलब भी बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड है रादर देन रिलेटेड। लेकिन आप नहीं समझते हैं कि ये तो एक हकीकत है कि ख़वातीन में माजी में ख़वातीन के हुकूक को लेकर ज़्यादतियाँ होती रही हैं, तो ये तासुर इतना ज़्यादा आम हो चुका है पूरी दुनिया में कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस तासुर को ज़ायल करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को जगह देना पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को मौका देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को आगे लाना पड़ेगा कि आप लोगों के पर जो एतराज़ात हैं दुनिया के वो ख़त्म हो सके। वाकई हम बहुत चैलेंजेस है हमारे इकोनॉमी के, ये भी है, दूसरी चैलेंज भी है और प्रोपागेंडा भी है, उसको सामना करना है। लेकिन ये ख़वातीन जब वो फॉर्मर काबुल एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी हज़ारों की तादाद उसकी डोमेस्टिक वायलेशन थे, उसके बहुत केसेस है, तो उस टॉर्चर के केसेस थे, उस टाइम उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? वो तो हजारों की तादाद में उस टाइम में थे, हमारे अभी तो ऐसा नहीं है। लेकिन उसका ये वाकई चैलेंजेस के हमने सामना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे मसाइल को हल कर दे, उसकी जायज़ हुकूक जो ख़वातीन के वो सब उसको। लेकिन सुहेल शाहीन साहब, दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर इतनी पाबंदियाँ हों जितनी आप लोग लगा रहे हैं अफगान ख़वातीन पर। हमने तो और पाबंदी नहीं लगाई है, हमने कहा है कि हिजाब, तो मेरे ख्याल में अगर वो उसको पाबंदी समझते हैं वो ख़वातीन होंगे जो अफगान माशरे के नहीं है, वो दोनों अपनी वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसकी फैमिलीज भी उधर है, लेकिन अफगान ख़वातीन के लिए वो ये पाबंदी नहीं बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से उसको रियायत करते हैं। सही। अच्छा, एक और चीज़ कि आप लोगों के मामलात को लेकर पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम होना चाहिए। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, आज दुनिया हमें इस नज़र से देख रही है कि पंजशेर सूबे में जो लड़ाई थी आप लोगों की, उस पर पूरी दुनिया ने ये कह दिया कि पाकिस्तान ने मदद की है आप लोगों की अफ़गान तालिबान की, जिस पर हम पर ये जो है ना वो तलवार लटकना शुरू हो गई है कि GSP+ का जो स्टेटस है उस पर दुनिया नज़रसानी करेगी। तो क्या आप ये बताएंगे कि पंजशेर की जो लड़ाई थी वो इतनी मुश्किल थी कि आपको पाकिस्तानी फोर्सेस को बुलाना पड़ता? बहरहाल आप इसकी तरदीद तो कर चुके हैं। मैंने इसका कई बार तरदीद कर चुका हूँ। जब हम एक अमेरिका सुपर पावर के खिलाफ 20 साल लड़ते थे और कामयाब भी हो गए, उसके साथ और भी 56 और ममालिक थे उसके खिलाफ लड़ते थे, कोई किसको ज़रूरत नहीं थी कि हम उसकी मदद मांग ले। पंजशेर एक सुपर पावर से भी एक बड़ा सुपर पावर है कि हम वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये तो सारे प्रोपेगेंडा है, इस तरह वो दूसरी प्रोपेगेंडा भी हमारे खिलाफ है। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी बनती है हमारे खिलाफ वो सारे प्रोपेगेंडा बेस्ड है, उसकी डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन, गलत मालूमात की बिना पर वो पॉलिसी बनती रही है। इसलिए तो हम चाहते हैं दुनिया से कि वो फेयरनेस दिखाए और उसकी सारी पॉलिसी जस्टिस पर हो और जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, ग्राउंड रियलिटीज़ है, और उस पर मबनी हो। माली मामलात आप लोगों के कैसे चल रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त माली मामलात चलाने के लिए आप लोगों के पास पैसा होना ज़रूरी है, मईशत का मजबूत होना ज़रूरी है, दुनिया भी आप लोगों को मानने से इनकारी है। तो कैसे आप लोगों के मामलात चल रहे हैं? कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त ये आप लोगों के लिए?
चैलेंज है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला की नसरत से और अपने लोगों के सपोर्ट से, हिमायत से हम इस पर भी गालिब आ जाएंगे। हमारे जो 10 बिलियन का रिजर्व से ये अफगान आवाम की एसेट है, उसको अनफ्रीज कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हमारे लोग 70% पॉवर्टी लाइन के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं और ये एसेट फ्रेज है। ये तो हमारे लोगों के, हमारे आवाम के खिलाफ एक दुश्मनी है। ये मेरे ख्याल में एक एंटी ह्यूमन, गैर इंसानी एक अमल है। इसी तरह हमारे सारे बॉर्डर्स हमारे हाथ में है, सारे सिटीज हमारे हाथ में है। हम एक क्या ये जो 10 अरब डॉलर है, क्या आपने मुल्क का और अपने आवाम का प्रोटेक्ट करे, तो इसलिए होना चाहिए कि यूएन भी हमें रिकॉग्नाइज करे और दूसरे ममालिक भी है। ये 10 अरब डॉलर की बात, ये क्राइटेरिया है क्या हम बिल्कुल हमारे वो हमने पूरा किया है। दोहा एग्रीमेंट में 10 अरब डॉलर्स की बात हुई थी जी। दोहा एग्रीमेंट में ये जो 10 अरब डॉलर हैं जो अब आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, इसकी बात हुई थी? तो क्या जरूरत है, ये तो हमारे एसेट है। उसका हम एसेट के बारे में, अपने एसेट के बारे में दोहा एग्रीमेंट क्यों उसको बहस में डाले। ये तो हमारे पैसे है, हमारे आवाम के है, उसको दे दे, ये हमारा हक है। दोहा एग्रीमेंट में तो इस पर हो गए कि अफगानिस्तान ऑक्युपाइड हो चुका है, इश्गाल है, खारिजी हाकिमियत है, उसको खत्म कर दे। इस पर हो गए थे कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इजाजत नहीं देंगे। ये तो दो मेन इशू थे टेबल पर, उसके लिए हमने हद निकाला दोहा एग्रीमेंट में। और लेकिन ये तो कोई मुल्क भी आपके अपने एसेट पर दूसरे के साथ आप बातचीत करते हो, उस पर नेगोशिएशन की मेज पर लाते हो, ये तो रैशनल नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।